हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो जो हमारी बुक समरी चल रही है एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन हरी, उसके चैप्टर 5 की है, डार्क मैटर। फ्रेंड्स, नील डिग्रेसी टाइसन इस चैप्टर में हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं उस इनविजिबल लेकिन फंडामेंटल कंपोनेंट से जिसने मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की शेप ही बदल दी। यूनिवर्स का ज़्यादातर हिस्सा एक्चुअली डार्क है, यानी उसे सीधा देखा ही नहीं जा सकता, ना ही ऑर्डिनरी टेलीस्कोप से उसे डिटेक्ट किया जा सकता। फ्रेंड्स, डार्क मैटर की ये स्टोरी हमें सिखाती है कि कभी कभी बहुत सबसे बड़ी सच्चाई वो होती है जिसे हम देख ही नहीं सकते। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डार्क मैटर? फ्रेंड्स, डार्क मैटर कोई स्पेसिफिक पार्टिकल नहीं है, बल्कि एक प्लेस होल्डर है उस अनसीन मास का जिसे हम ग्रेविटेशनल इफेक्ट से सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं। इसे डार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ना तो ये किसी तरह की कोई लाइट एमिट करता है, ना ही उसे एब्जॉर्व करता है, ना ही किसी तरह का रिफ्रैक्शन या नहीं, रिफ्रैक्शन तो है इनडायरेक्टली, लेकिन रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं है। फ्रेंड्स, ऑर्डिनरी मैटर जैसे एटम, स्टार्स, प्लेनेट, गैसेस यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा है। बाकी यूनिवर्स का 27% डार्क मैटर है और डार्क एनर्जी 68% है, जिसे भी हम ज़्यादा समझते नहीं है, जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। यानी जिस यूनिवर्स को हम टेलीस्कोप से देखते हैं वो एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है। फ्रेंड्स, आखिर इस डार्क मैटर के बारे में सबसे पहले हमें समझ में कब आया कि डार्क मैटर जैसी कोई चीज़ होती है? 1930 में एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज्विकी ने पहली बार डार्क मैटर का संकेत दिया। उन्होंने देखा कि गैलेक्सीज में स्टार्स बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं। कुछ स्टार्स जो आउटस्कर्ट्स में है, न्यूटोनियन ग्रेविटी के हिसाब से आउटर स्टार्स को गैलेक्सी के बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन वो सभी स्टेबल ऑर्बिट में है। इसका मतलब वहां पर कुछ ऐसा अनसीन मास जरूर है जो वहां उन स्टार्स को ग्रेविटेशनल पुल दे रहा है। बाद में 1970 में आते आते वीरा रूबन ने यह बात कंफर्म की। उन्होंने गैलेक्सी रोटेशन कर्व की स्टडी की और पाया कि आउटर स्टार्स भी एक तरह से उसी रेशो की स्पीड की उसी स्पीड के रेशो में घूम रहे हैं, जिस रेशो में या जिस स्पीड से इनर स्टार्स घूम रहे हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा है कि गैलेक्सी पूरी तरह से अपनी शेप बनाकर मेंटेन करके रखती है जिस तरह से वे घूमते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब बाहर के स्टार्स बहुत तेजी से घूम रहे हैं, लेकिन अगर तेजी से घूमते हैं तो फिर वही बात कि बाहर निकल जाते हैं। तो इसका मतलब वहां पर कोई मैसिव इनविजिबल हेलो ऑफ मासेस एग्जिस्ट करता है, और यही एविडेंस डार्क मैटर को मेन स्ट्रीम कंसेप्ट में लेकर आया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन हमें डार्क मैटर का कब मिला? फ्रेंड्स, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। आखिर ग्रेविटेशनल लेंसिंग बार बार आती है तो है क्या? जिन लोगों ने पहली बार हमारी वीडियो देखी है, जिनको लोगों को नहीं पता, उनको मैं बता देता हूं कि आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार मास स्पेस टाइम को बेंड कर देता है, या मैं कह सकता हूं कि जो उसका पाथ है वो बेंड हो जाता है। यानी कि लाइट भी अगर वहां से जा रही होगी जिसे बिल्कुल सीधी रेखा में जाना चाहिए, अगर कोई मास के बराबर से निकल रही है तो लाइट भी बेंड हो जाएगी। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्टेंट गैलेक्सी क्लस्टर्स को ऑब्जर्व किया तो पाया कि लाइट जरूरत से ज्यादा बेंड हो रही है। विजिबल मैटर लाइट को इतना बेंड नहीं कर सकता। इसका मतलब वहां पर एक्स्ट्रा इनविजिबल मास मौजूद है। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं और ये डार्क मैटर का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। फ्रेंड्स, तीसरी सबसे बड़ी चीज जो डार्क मैटर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, कॉस्मिक वेब और उसमें डार्क मैटर का रोल। लास्ट चैप्टर में आपको मैंने कॉस्मिक वेब के बारे में काफ़ी ठीक ठाक तरीके से, मैंने नहीं बुक ने काफ़ी ठीक ठाक तरीके से बताया है। डार्क मैटर सिर्फ गैलेक्सीज के आसपास नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को में शेप अप करता है। कंप्यूटर सिमुलेशंस दिखाते हैं कि कॉस्मिक वेब यानी फिलामेंट्स और वॉइड्स तभी बन सकते हैं अगर डार्क मैटर एग्जिस्ट करता हो। नॉर्मल मैटर इतनी जल्दी क्लस्टर्स फॉर्म कर ही नहीं सकता। डार्क मैटर ने अर्ली यूनिवर्स में ग्रेविटी प्रोवाइड की, जिससे गैस क्लाउड कोलैप्स होकर गैलेक्सीज बनी। बिना डार्क मैटर के स्टार्स और गैलेक्सी शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फ्रेंड्स, अब सवाल ही आता है कि ये डार्क मैटर आखिर क्या हो सकता है? डार्क मैटर ऑर्डिनरी एटम से तो नहीं बना, ऑर्डिनरी पार्टिकल वहां नहीं है। तो इसके लिए क्या कोई और मैटर हो सकता है? कोई कैंडिडेट पार्टिकल प्रपोज किया जा सकता है? फ्रेंड्स, ऐसे कुल मिलाकर 3 कैंडिडेट्स हैं। सबसे पहला है विम्स, वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल। एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है जो बहुत मैसिव है पर केवल वीक फोर्सेस और ग्रेविटी से इंटरेक्ट करते हैं।
कई एक्सपेरिमेंट इन्हें डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। दूसरे हैं एक्सियॉन्स। बहुत लाइट पार्टिकल यदि एग्जिस्ट करते हैं तो पूरे यूनिवर्स में भरे हुए होंगे और डार्क मैटर का मेजर हिस्सा बना रहे होंगे। और तीसरा कैंडिडेट अगर कोई हो सकता है तो स्टेराइल न्यूट्रिनोज। फ्रेंड्स, ये न्यूट्रिनोज के हाइपोथेटिकल हेवियर कजन्स हैं, लेकिन डिटेक्शन अभी किसी का भी नहीं हुआ, खोज अभी भी जारी है। अब सवाल ये आता है कि डार्क मैटर इतना स्पेशल क्यों है? हो सकता है हमसे कोई गलती हो रही हो और वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी मैटर हो। कई लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि डार्क मैटर सिर्फ फेंट स्टार या ब्लैक होल या रोग प्लैनेट्स हो सकते हैं। इन्हें कलेक्टिवली माचोज कहते हैं। माचोज का मतलब मैसिव एस्ट्रोफिजिकल कॉम्पैक्ट हैलो ऑब्जेक्ट्स। पर ऑब्जर्वेशंस बताती हैं माचोज का टोटल मास बहुत छोटा सा हिस्सा एक्सप्लेन करता है। फ्रेंड्स, सीएमबी यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड भी कंफर्म करता है कि डार्क मैटर नॉन बायरनिक मतलब हाइड्रोजन और हीलियम ऑर्डिनरी मैटर से नहीं बना है। एविडेंस फ्रॉम ब्लड क्लस्टर्स। फ्रेंड्स, डार्क मैटर का सबसे कंपाइलिंग एविडेंस ब्लड क्लस्टर्स ऑब्जर्वेशन से आता है। दो गैलेक्सीज का कोलिजन हुआ। एक्सरे लाइट में जब हम देखते हैं तो एक्सरे वहां हमें दिखाता है कि गैसेस बीच में, नॉर्मल मैटर की जो गैसेज हैं वो बीच में आकर, कोलिजन के बीच में आकर स्लो हो जाती हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग के डाटा से हमें पता चलता है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। ज्यादा मास गैस में नहीं बल्कि इनविजिबल होलो में है। इसका मतलब डार्क मैटर रियल है और नॉर्मल मैटर से अलग बिहेव करता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इस डार्क मैटर को किस तरह से ढूंढें। साइंटिस्ट कई तरह की अप्रोचेस यूज करते हैं। सबसे पहले है डार्क डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट्स। थोड़ा मुश्किल है। डीप अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर डिटेक्टर्स लगाए गए हैं जो डार्क मैटर पार्टिकल के रेयर कोलिजन को डिटेक्ट कर सकें अगर वो आपस में कोलाइड होते हैं तो। दूसरा, कोलाइडर एक्सपेरिमेंट्स। फ्रेंड्स, एलएचसी यानी लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के बारे में तो आप लोगों ने सभी सुना होगा। एक्सेलरेटेड हाई एनर्जी कोलिजन के बीच में डार्क मैटर पार्टिकल्स को जनरेट यानी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी कोई फायदा नहीं हुआ। तीसरा, एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेशन। गामा रेज, न्यूट्रिनोज या कॉस्मिक रे डिटेक्ट करना जो डार्क मैटर डिके या एनहिलिएशन से आते हैं। अब तक फ्रेंड्स कोई कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं है, लेकिन सर्च अभी जारी है। मतलब हो सकता है आने वाले समय में इसी डार्क मैटर की खोज को लेकर कोई नोबेल प्राइज किसी का वेट कर रहा है। फ्रेंड्स, सब अब क्वेश्चन ये आता है कि डार्क मैटर हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? नील टाइसन हमें यही बताते हैं कि डार्क मैटर सिर्फ थियोरेटिकल क्यूरियोसिटी नहीं है, ये यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और रिवोल्यूशन के समझने की कुंजी है। अगर डार्क मैटर ना होता तो शायद गैलेक्सीज भी नहीं बनती और स्टार्स और प्लैनेट्स तो शायद पॉसिबल भी नहीं होते। मतलब हमारी एग्जिस्टेंस डायरेक्टली डार्क मैटर पर ही डिपेंड करती है। हम लिटरली डार्क मैटर के बिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते थे। फ्रेंड्स, चैप्टर का सब जो लास्ट है, नील जिस अंदाज में इसे ख़त्म करते हैं तो फिलोसफिकल वे में ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स, फिजिसिस्ट ज़्यादातर फिलोसफिकल अंदाज ही अपनाते हैं, जैसा यहाँ टाइसन अपना रहे हैं। डार्क मैटर हमें रिमाइंड कराता है कि हमारी नॉलेज इनकम्प्लीट है। यूनिवर्स का 95% हिस्सा डार्क मैटर प्लस डार्क एनर्जी जो हमें दिखाई नहीं देता। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम उसे इनडायरेक्ट एविडेंस से सीखते हैं। यहाँ पर नील बहुत पोएटिक वे में इस चैप्टर का अंत करते हैं। द यूनिवर्स इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू मेक सेंस टू यू। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये छोटी सी कोशिश? उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।